आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद युग के भाग 2 के बारे में। इससे पूर्व महाजनपद युग भाग 1 वीडियो में आपने महाजनपद क्या होते हैं, महाजनपद किसे कहते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में कौन-कौन से महाजनपद प्रसिद्ध थे, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, उनका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या था, इसके बारे में चर्चा की थी। और अब जो है हम बात करेंगे महाजनपद युग के राजनीतिक जीवन के बारे में, महाजनपद युग के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और अन्य प्रकार के सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में। तो आप लोगों ने मैप में देख ही लिया होगा 16 जो महाजनपद हैं। जो वृज्जी संघ था, जो लास्ट में हम बात कर रहे थे, वृज्जी और मल्ल जो थे वो प्रमुख जनतंत्र थे, जिनको धीरे धीरे मगध के साम्राज्य के विस्तार ने इसका जनतंत्रात्मक स्वरूप नष्ट कर दिया और धीरे धीरे ये राजतंत्रात्मक हो गए। तो मगध के विस्तार ने महाजनपदों पर एक बहुत प्रभाव डाला और राजतंत्र शासन जो था इन जनपदों में स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं मगध की। मगध का विशाल साम्राज्य ये एक प्रमुख महाजनपद था, जिसको वर्तमान बिहार में अवस्थित है ये। और मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी और इसकी दूसरी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना कहा जाता है उदयन जो थे उन्होंने की थी। और उत्तर में सोन नदी और गंगा नदी के तट पर ये स्थित था और पूर्व में पूर्ववर्ती उसमें ये छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ था। इसके पूर्व में चंपा नदी जो अंग की सीमा थी वो बहती थी और इसको अलग करती थी। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह इसको अंग जो राज्य था उससे अलग करती थी। राजगृह जो इसकी राजधानी थी, इसको 5 पहाड़ियों से घिरा शहर कहते थे और भारत के इतिहास में किलेबंदी का ये एक प्राचीन उदाहरण था। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी। मगध में कई प्रमुख राजवंशों ने राज्य किया। इसमें जो सबसे प्रमुख, जिसने मगध के राज्य को एक बहुत विशाल स्वरूप प्रदान किया और एक राजतंत्र के उदय में जिसका बहुत बड़ा हाथ था, वो था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासक थे और अजातशत्रु के काल में मगध के राजवंश का विस्तार काशी, कौशल, अंग आदि सभी राज्यों को इसने अपने अधीन कर लिया और अंत तक आते आते वज्जी संघ और मल्ल जो गणराज्य थे वो भी मगध साम्राज्य में विलोपित हो गए थे। तो मगध जो था वो बहुत शक्तिशाली महाजनपद बन गया था बाद में। इसमें नागवंश का शासक शिशुनाग, नंद वंश के महापद्मनंद और उसके बाद महापद्मनंद नंद वंश का जो अंतिम शासक था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और मगध का शासन मगध तक ही सीमित न रहकर पूरे उत्तर भारत और बाद में अशोक के काल में कलिंग और अन्य जगहों तक पूरा विस्तृत हो गया। तो ये मगध के इतिहास के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से मगध का उदय देखेंगे। इस समय छोटे छोटे जनों ने बड़े बड़े जनपदों और महाजनपदों का आविर्भाव हुआ और इसका वर्णन हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसमें मगध, अवंती, वत्स, कौशल और इसमें मगध ने फिर पूरा इस विजयश्री प्राप्त करके 16 महाजनपदों में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और वज्जी संघ की तरह राज्यों में जमीन सहित आर्थिक स्रोतों पर राजा और गणों का जो नियंत्रण था, उन स्रोतों की कमी के कारण इन राज्यों के इतिहास नहीं लिखे जा सके। लेकिन ऐसे राज्य कहा जाता है, इतिहास में ऐसा माना जाता है कि अपने स्वरूप में ये राज्य कहीं 1000 साल तक बने रहे। हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था और किलेबंद राजधानी की देखभाल, सेना और नौकरशाही के लिए धन की जरूरत होती थी। इस ग्रंथ में इस समय बहुत सारे ऐसे नियम और कानून बने जो राजा को राजनीति कैसे की जाती है, किस प्रकार सेना का संचालन किया जाता है, किस प्रकार नगर की रक्षा की जाती है और इन सब की जानकारी इन धर्म शास्त्रों में, जो हमारे कानून के प्राचीन ग्रंथ थे,
जो हम लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस के ग्रंथ थे, उनके बारे में की रचना इस काल में आरंभ हुई। और शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करते थे, और संपत्ति का एक और साधन पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना था। और राज्यों के पास, कुछ राज्य जो बड़े राज्य थे, उनके पास उनकी स्थायी सेना थी, नौकरशाही तंत्र भी था, और कुछ राज्य अपने सामंतों की सहायक सेना पे निर्भर करते थे। तो इस प्रकार से सैनिक जीवन था। अब हम महाजनपदों का राजनैतिक जीवन किस तरह का था। सभी 16 महाजनपद में या तो राजतंत्र था, 14 में, और 2 में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कौशल, अवंती, मगध, वत्स में राजतंत्र, शक्तिशाली राजतंत्र थे। शेष महाजनपदों में जो 2 थे, उसमें लोकतंत्र के आधार पर राज्य प्रमुख का निर्वाचन होता था। महाजनपदों की शासन व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे कुछ जो जनपद थे, जैसे मैंने आपको वज्जी संघ के बारे में बताया, जिसमें लिच्छवी गणराज्य सबसे प्रमुख गणराज्य था। इस लिच्छवी गणराज्य में लोकतंत्रात्मक रूप से चुनी गई महासभा के द्वारा शासन होता था, और बाकी जो राजतंत्रात्मक विधि के अनुसार जनपदों में शासन का प्रमुख राजा होता था। जनपदों में निर्माण के साथ साथ नगरीकरण व्यवस्था का भी आरंभ हो गया। आपने बहुत सारे सीरियल्स में या मूवीज में भी देखा होगा कि प्राचीन काल के जब नगर दिखाते हैं, तो वो किले के अंदर होते हैं और अक्सर एक खाई से घिरे रहते हैं, और उन खाइयों और उन पे शत्रुओं का आक्रमण और प्रवेश रोकने के लिए दरवाजे होते हैं, जो समय समय पर खुलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से नगरों को सुरक्षा देना, नगरों में जीवन को उन्नत बनाना, विकसित करना राजा की जिम्मेदारी होने लग गई थी। समाज के कार्यों में आधार पर विभाजन होने के कारण इस समय वर्ण व्यवस्था भी लागू हो गई थी, और राज्यों की आय के लिए कर निर्धारण की व्यवस्था का भी विधान शुरू हो गया था। तो राजा जो था वो कौन उसको नियम कायदे कौन बताते थे? ब्राह्मणों के द्वारा रचित धर्म ग्रंथ थे, जिनको धर्म शास्त्र कहा जाता था। ये धर्म शास्त्र जो थे, विधि के, राज्य संबंधित कानूनों के प्रमुख ग्रंथ थे, और इनके आधार पर ही राजा को न्याय व्यवस्था और नगरों का और राज्य का संचालन करना होता था। जनपद के शासक जो थे, वो अपने व्यापारियों से, किसानों से, शिल्पकारों से कर भी लेते थे, भेंट और उपहार भी स्वीकार करते थे, और यही इनकी राज्य की आय का साधन होते थे। अब गणराज्यों का प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। महाजनपद व्यवस्था जब भी आपसे पूछी जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको लिच्छवी, वज्जी के अन्य गणराज्य हैं, मल्ल गणराज्य है, इनकी शासन व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। गणराज्य क्या होता है? गण का मतलब होता है गणमान्य व्यक्ति, जो कि समाज के इलीट लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी एक परिषद के द्वारा शासन का संचालन होता था। हमारा भारत को भी हम गणराज्य बोलते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का इलेक्टोरल जो होता है, वो एक सेपरेट इलेक्टोरल होता है, और जो चुनिंदा लोगों की द्वारा चुना जाता है। तो गणराज्य जो है, इससे उसकी उत्पत्ति हुई है। इसको इंग्लिश में हम रिपब्लिक बोलते हैं। तो गणराज्य में प्रजा का कल्याण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब युद्ध में गणों की स्थिति कुशल नहीं रहती थी, तो गणों के लिए कहा जाता था वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं होते थे, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव नहीं होते थे। गणराज्यों में डिफेंस की नीति, शम या शांति की नीति का पालन किया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि जो सबको साथ लेके चलेगा वही अच्छा शासक होगा। गण के भीतर ग्रुपिज्म होता था, दलों का संगठन होता था, और दल के सदस्यों को परम वग्र्य कहा जाता था। हर गण सभा में, गणों की जो सभा होती थी, जैसे हमारी लोकसभा की बैठकें होती हैं, राज्यसभा की बैठक होती है, ऐसे गणों की जो सभा होती थी, इसमें सारे प्रतिनिधि जो थे राज्य के, उनको सम्मिलित होने का अधिकार होता था। सदस्यों की संख्या कई सहस्र यानी कई हजारों तक होती थी, मगर विशेष अवसरों को छोड़कर हर समय गण सभा में इतने हजारों लोग नहीं होते थे। कुछ चुनिंदा लोग जो थे, वो ही इनकी बैठकों में भाग लेते थे। शासक के लिए कुछ एंटरिम अधिकारी, जो अंतरंग अधिकारी, जिनको कॉकस कहा जाता था, उनकी नियुक्ति की जाती थी। लेकिन क्या नियम होंगे, किस प्रकार से शासन चलाया जाएगा,
उसका पूरे निर्माण का जो जिम्मेदारी थी वो गण सभा की होती थी। अब गण सभा में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए, जैसे हम लोकसभा में कैसे प्रस्ताव पारित करते हैं, कोई बिल रखा जाता है, उस पे हम वोटिंग कराते हैं कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके विपक्ष में है। इन सभी प्राचीन गणराज्यों में, ये हम बात कर रहे हैं ईसा से भी 500 400 500 साल पहले की, तो उन 400 500 साल पहले भी इसी तरह से प्रस्ताव रखा जाता था। प्रस्ताव पे वोटिंग होती थी और वो वोटिंग जो थी वो शलाकाओं के माध्यम से की जाती थी। शलाका यानी रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ऐसे यस और नो की शलाकाएं होती थी, यानी लकड़ी के गुटके टाइप के होते थे और सब लोगों को वो दो दो दिए जाते थे, और जो उस कलर का, रेड का मतलब नो या ग्रीन का मतलब हाँ होता होगा, इस तरह की कोई व्यवस्था ये लोग करते थे और फिर उनकी काउंटिंग से वो प्रस्ताव पारित होता था। इस सभा में राजनीतिक प्रश्नों के अतिरिक्त और प्रकार के सामाजिक, व्यावहारिक और धार्मिक प्रश्न भी आते थे और राज्य सभाओं में बहुत ही लचीली पद्धति होती थी। किस तरह से प्रशासन चल रहा है आप देख सकते हैं। राजा अपने जो चुनिंदा लोग हैं उनकी सहायता से प्रशासन चलाता था। समाज कैसा था? इस समय समाज एक आदर्श समाज कहा जा सकता है। समाज की कुछ विशेषताएं थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, विधवा विवाह को भी सम्मति प्राप्त थी। विधवा को अपने पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। अनुलोम विवाह प्रथा थी जिसमें स्त्रियां निम्न कुल से और पुरुष उच्च कुल से होते थे, इसको बुरा नहीं माना जाता था। हालांकि प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे, उनको भी मान्यता थी, लेकिन इनको अच्छा नहीं समझा जाता था। प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह को सामाजिक मान्यता प्रदान थी। यदि आप विवाह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो विवाह पर एक वीडियो मेरा यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। प्राचीन भारत में किस प्रकार के विवाह उपलब्ध थे, किस तरह के विवाह प्रचलित थे, उनकी जानकारी आपको मिलेगी। पुरुषों द्वारा एक से अधिक विवाह बुरा नहीं माना जाता था, यानी बहु विवाह प्रणाली थी। फिर कार्य के आधार पर जाति प्रथा का आरंभ हो गया था और कृषि कार्यों को करने के लिए दास या गुलाम की प्रथा भी आरंभ हो गई थी। तो महाजनपद कालीन समाज एक अच्छा और आदर्श समाज माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं महाजनपद की अर्थव्यवस्थाओं की। इस काल में द्वितीय नगरीकरण आरंभ हो गया था, यानी पहला नगरीकरण जब मानव ने खेती बाड़ी करना शुरू किया था और जो नदी घाटी सभ्यताओं के आधार पर वहां पे उसने नगर बसाए थे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते नगरों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और जो दोआब का क्षेत्र था, यानी गंगा जमुना के बीच का इलाका, वहां पे भी बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या विस्तार हुआ था। और इस काल में लोहे के उपकरण, पकाई गई ईंटें, घेरेदार कुएं और सिक्के जो थे, इसके प्रमुख पुरातात्विक महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस काल में कृषि कार्य में लोहे का उपयोग होने लगा था। अब इस काल को हम लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। और मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि क्यों पूर्वी भारत इतना महत्वपूर्ण होता गया, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमी भाग में ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। यानी रावी, व्यास, सतलज, चेनाब, सरस्वती, दृष्टवती, इन नदियों के किनारे, सिंधु नदी, इन नदियों के किनारे विकसित हुई थी। लेकिन धीरे धीरे इन जगहों का महत्व कम होता गया और सभ्यता की जो विकास था वो पूर्व की ओर बढ़ने लगा। पहले गंगा की तरफ बढ़ा, फिर आगे सोन नदी और उसके बाद पूर्व की ओर मगध तक इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ। तो उसके पीछे जो कारण था वो था लौह व्यवस्था। आप जब अपने इतिहास के सिलेबस को देखते हैं तो उसमें भी ये लौह युगीन अर्थव्यवस्था या लौह युगीन व्यवस्थाएं कहलाती हैं। तो लोहे का जो जानकारी थी मानव को जब हुई, तो लोहा एक ऐसी धातु थी जो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसका गलनांक बहुत अधिक है। इसको गलाने के लिए, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसके अयस्क या ओर से हमें बहुत टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और ये टेम्परेचर हमको मिलता है हाई क्वालिटी के कोयले से, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उससे। जिस जो भी आप में से ज्योग्राफी के विद्यार्थी होंगे वो ये बात जानते होंगे कि भारत की लौह खदानें कहाँ स्थित हैं। वो भारत के पूर्वी भाग में, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इन भागों में स्थित हैं। दुर्गापुर, बोकारो, रांची, झरिया,
ये सब जो है लोहे की भी खानें हैं और लोहे के पास ही कोयले की भी खदानें मिलती हैं। कोयला उत्पादन के भी यही प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये जो क्षेत्र थे ये लोहा उत्पादन में महत्वपूर्ण थे, ये कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण थे। और क्योंकि लोहा एक ऐसी धातु था जिसने मानव को बहुत तेज धारदार हथियार दिए, जिससे वो बड़े-बड़े जंगलों को काटकर समतल कर सकता था, जानवरों को ट्रेन कर सकता था, उनसे उसका भय समाप्त हो सकता था। तलवार, भाले, तीर, कमान सभी में लोहे की आवश्यकता ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। तांबे और कांसे से इतना तेज धार नहीं होती थी जितनी लोहे से होती थी। इसके अतिरिक्त लोहे से बहुत सारे उपकरण, कृषि के उपकरण बनने लग गए, हलों के फाल बनने लग गई और भी बहुत सारे कुदाल, कुल्हाड़ी, ये सब उपकरणों से कृषि में परिवर्तन आया। तो लोहे की खोज एक क्रांतिकारी व्यवस्था थी और लोहा जहाँ पे होगा वही सभ्यता के केंद्र होने लग गए थे। तो धीरे-धीरे पूर्व की ओर सभ्यता विकसित होने लग गई। अब कृषि और शिल्प में का जो महत्व था वो अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगा। सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाने लगे, खाद का प्रयोग होता था, धान यानी चावल, जौ, दलहन यानी दालें, कपास, ज्वार, गन्ने आदि की खेती के उदाहरण मिलते हैं। कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण थे। कृषि से संबंधित अनेक व्यवसाय जैसे रस्सी, उसकी टोकरी बनाने, चटाई बनाने का व्यवसाय जो था इधर विकसित हुआ और यही द्वितीय नगरीकरण का आधार था। मैं आपको बता चुकी हूँ लौह धातु जो था वो व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगा था और फसलों को उगाने और अन्य चीज़ों के लिए भी तरह-तरह के प्रयास होने लग गए थे। नए नगरों के विकास से व्यापार और विदेशी व्यापार भी बढ़ने लगा था। शिल्प कला का विकास हुआ जो एक नए उद्योग के रूप में विकसित हुई। अब राजा ने इन सभी जो उद्योग धंधे थे, जो शिल्पकार थे, उनसे कर लेना आरंभ कर दिया, जो उसकी आय के प्रमुख स्रोत हो गए। भुगतान के लिए मुद्रा यानी सिक्कों का चलन हुआ। इस समय के सिक्कों को निष्क, स्वर्ण, मशक या काकिनी आदि के नाम से जाना जाता है और सिक्कों के लिए तांबे और बाद में सोने और चांदी का प्रयोग होने लगा था। व्यापार आप देख रहे हैं किस तरह से कारवान जो सार्थवाह होते थे, जो यात्रा करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक व्यापार करते थे, ग्रुप में ट्रैवल करते थे ये लोग। इनको कारवान या सार्थवाह कहा जाता था और ये नगरों में जाके जिस तरह से नगर आप देख रहे हैं, किस तरह से चार दीवारी में बंद होते थे। इन नगरों के बड़े-बड़े दरवाजे होते थे, जो रात के समय बंद होते थे और निश्चित समय के लिए ही खुलते थे और इसमें जो भी एंट्री होती थी, जब आप मगध पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेगास्थनीज़ ने ऐसी कई समितियों का वर्णन किया है। नगर में एंट्री के समय इनको अपना उद्देश्य, कहाँ से आए हैं, क्या है, डिटेल्स बताने पड़ते थे। नगर से जाने का भी यही नियम था। तो सारी जो जनता यहाँ पे रहती थी, उसका पूरा रिकॉर्ड या लेखा-जोखा रखा जाता था। व्यापार-वाणिज्य इस तरीके से होता था। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। महाजनपद काल में बौद्ध और जैन धर्म का विकास शुरू हो गया था। ब्राह्मण और पुरोहितवाद कमजोर हो गए थे। ब्राह्मण धर्म थोड़ा कमजोर हो गया था। 16 में से जो 8 महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कुरु मेरठ में, पांचाल बरेली में, शूरसेन मथुरा में, वत्स इलाहाबाद में, कौशल अवध में, मल्ल देवरिया उत्तर प्रदेश में, काशी वाराणसी में और चेदी बुंदेलखंड में स्थित था। इन सभी जनपदों में बेसिकली ब्राह्मण संप्रदाय का बोलबाला था और भाग्यवादी थे। इन सबको बिंबिसार और अशोक महान ने संरक्षण दिया था, लेकिन धीरे-धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव इन पर बढ़ने लगा था। तो आपने देखा किस प्रकार से महाजनपद युग का समाज आदर्श समाज था, नारी की प्रतिष्ठा थी, जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी, विधवा विवाह भी होते थे, विवाह के कई प्रकार के प्रकार प्रचलित थे। व्यापार और वाणिज्य का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। शिल्प और उद्योग, रेगुलर कर व्यवस्था, स्ट्रक्चर्ड कर व्यवस्था थी। राजनीतिक रूप से राजतंत्र भी बहुत सशक्त थे और जनतंत्र भी बहुत सशक्त थे। तो इस प्रकार ये थी महाजनपदों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति। इस वीडियो को अधिक अधिक से अधिक संख्या में देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।